हेलो एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी स्टडी करते हुए आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए चलना। तो अभी हम जिस पेपर को GS 10 हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। और याद रखिए कि ये टेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये जनरल स्टडीज के क्वेश्चन काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट शेयर मार्केट इंडिया। ओके, तो भारत में जो सबसे पुराना शेयर मार्केट था उसका आंसर है बॉम्बे। इसमें ए ऑप्शन सही आंसर होगा बॉम्बे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में 1875 में स्टैब्लिश हुआ। ओके, लेकिन यदि वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए कि पूरी दुनिया में सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है तो उसका आंसर होगा एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, अब जब टैक्स की बात आती है तो आपको पता होता है कि टैक्स जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से जो प्रत्यक्ष कर है उसके उदाहरण कौन से हैं, डायरेक्ट के कौन से हैं। तो जब डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं तो इसमें आपका वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे कि करंट अफेयर्स में भी एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर के काफी ज्यादा न्यूज में खबरें रही हैं हमेशा से। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमें डायरेक्ट टैक्स बताना है कि कौन सा है। आपके ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स एंड नन। तो इसका डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, नहीं में या नॉट में हमेशा अंडरलाइन कर लिया करिए ताकि गलती होने की संभावनाएं ना रहे। तो आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जबकि एक्साइज टैक्स और सेल टैक्स की बात करें तो ये इनडायरेक्ट टैक्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग हमेशा एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने है इससे। नीति आयोग को आपको पता है कि पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन जिसे कि योजना आयोग कहते हैं हुआ करता था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन जब नई सरकार आई है जो वर्तमान में है, यानी आपको पता है बीजेपी की सरकार चल रही है, इनके शासनकाल में क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 जो योजना आयोग मीन्स प्लानिंग कमीशन था उसे हटा दिया गया और उसकी जगह पे रखा गया नीति आयोग। ओके, तो नीति आयोग की गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका चेयरपर्सन कौन होता है। तो लगभग जो स्ट्रक्चर योजना आयोग की थी यानी प्लानिंग कमीशन की थी वही किसकी है, नीति आयोग की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे, हमारा जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, वही नीति आयोग के चेयरमैन होंगे यानी नरेंद्र मोदी। यहाँ पर अभी आंसर में नाम दिए हुए हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर करके भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रही हूँ, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। नंबर 1 श्री नरेंद्र मोदी, नंबर 2 सुष्मिता महाजन एंड ऑल ऑप्शंस आर देयर। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। अब नीति आयोग के अलावा और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग में इनके जो सीईओ हैं या वाइस चेयरमैन है उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जी हैं, किसके सीईओ जी, फिर यहाँ पर नीति आयोग के। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ both president and vice president of India, who shall act as the president of India। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है, सुप्रीम होता है, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब इफ इन अ केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या रहे, किसी भी वजह से डेथ हो जाए, रिमूवल हो जाए, हट जाए, ओके, तो इनकी जगह पे कौन आएगा, इनकी जगह पे आएंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन
यदि प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट की भी चेयर खाली है, उनकी भी पोस्ट खाली है, अब क्या किया जाएगा? देश का सुप्रीम पोस्ट है, कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा CJI। ओके, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि यदि प्रेसिडेंट नहीं है और प्रेसिडेंट की पोस्ट को फिल करने वाले वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जगह पे अब रोल कौन प्ले करेगा? CJI एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां पर काम करेगा। इसी से क्वेश्चन बन सकता है, आप प्रेसिडेंट की पूरी लिस्ट देख लीजिएगा कि सबसे पहले ऐसा कब केस बना था और कौन यहाँ पे अपॉइंट हुआ था। तो आंसर होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उस समय की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंशियल पढ़ते हुए आपको तो पूरे फिनोमिना आप समझते ही हो। एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पर क्या होता है कि वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती तो वीवी गिरी भी कहते हैं कि अब मैं प्रेसिडेंट यहाँ पे बनूंगा, मैं अपनी जाकिर हुसैन चले गए हैं और मैं अब क्या करूंगा कि मैं भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली हो जाती है। फिर क्या किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो उस समय पे फिर ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जो CJI होगा वो इस तरह के कंडीशन में एज अ प्रेसिडेंट तब तक काम करेगा। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। Which of the following is the central theme of the चिपको मूवमेंट started by सुंदरलाल बहुगुणा? क्वेश्चन बात कर रहा है चिपको मूवमेंट की, चिपको आंदोलन। ओके, तो जब चिपको मूवमेंट की बात होती है और चिपको मूवमेंट में यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इसकी सेंट्रल थीम क्या थी, तो 1973 में ये हुआ था। 1973 में ये होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर हो रहा है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसे लीड जो कर रहे हैं उनमें दो इंपॉर्टेंट लीडर हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लीडर रहते हैं वहां पे सुंदरलाल बहुगुणा जी और दूसरे वहां पे रहते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। ओके, अब इसको क्यों चिपको आंदोलन का मेन पर्पस या थीम क्या था? जैसे कि क्वेश्चन की जो डिमांड है कि कंजर्वेशन ऑफ रिवर वाटर, कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, चीतास, और लास्ट ऑप्शन है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगलों का बचाना, जंगलों को संरक्षण करना। चिपको मूवमेंट में लोग पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए उसमें जाकर के उससे चिपक जाते थे और इस तरह से चिपको मूवमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे ख्याति प्राप्ति की और इतिहास में दर्ज हुआ। 1973 में होता है। एक एक फैक्ट को ध्यान रखना है आपको, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा पॉलिटी का क्वेश्चन बात हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 51A है। ओके, ये 51A आर्टिकल किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया है? तो 51A जो है, हमको पता है कि 51A में फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, यानी मूल कर्तव्यों की। ओके, मूल कर्तव्य 51A से ऐड किए गए हैं पार्ट 4A में। इसमें लगभग कितनी ड्यूटीज हैं? इसमें एग्जैक्ट 11 ड्यूटीज है, पहले 10 हुआ करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछ रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर से किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 1976 में। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ओके, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को, मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल नंबर 51A में क्या किया गया था? इसमें रखा गया था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कह रहा है कि which is the artificial port and second busiest port in India after Mumbai? ओके, पोर्ट की बात हो रही है। डिफेंस सर्विसेज में स्पेशली पोर्ट के क्वेश्चन सारे के सारे पोर्ट आपको पढ़ करके जाने हैं। तो आपको पता है कि इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट साइट में यही अपडेटेड है। और यहाँ पर सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जो है वो मुंबई पोर्ट है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है और सेकंड बिजिएस्ट है, यानी सेकंड रैंक पे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई पोर्ट। ओके,
और याद रखना है कि चेन्नई पोर्ट को मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब इसमें आपको डेजर्ट और कंटिनेंट से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है एशिया। मैं डायरेक्ट आंसर पर आ रही हूँ कि यदि एशिया कंटिनेंट की बात है तो इसमें जो डेजर्ट है वो कौन सा होगा, गोबी। ओके, गोबी, GOBI, गोबी जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट चाइना के और मंगोलिया को कवर करता है। तो आपको पता है चाइना जो है वो एशिया का ही पार्ट है। ओके, तो ऑप्शन में चाहे एशिया रहे चाहे चाइना मंगोलिया रहे, आपको आंसर क्या करना है, गोबी करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए एशिया, एशिया का आंसर हुआ गोबी। ओके, सेकेंड मैच ऑफ द कॉलम है इसी में अफ्रीका। अफ्रीका फेमस है कालाहारी, ठीक है, आपको पता ही है कालाहारी के बारे में। सी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में मोजावे है, मोजावे कैलिफोर्निया में डेजर्ट सिचुएटेड है। और लास्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको चिली में अटाकामा दिखेगा, ठीक है। साउथ अमेरिका की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको चिली वाले रीजन में क्या करे दिखाई देगा, यहाँ पर आगे चल करके अटाकामा डेजर्ट दिखाई देगा। वेस्टर्न साइड पे ये डेजर्ट्स मैक्सिमम ऑक्यूपाइड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन मैच यहाँ पे हम कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन डेजर्ट। अब इसी क्वेश्चन को हमने ट्रांसफॉर्म करके ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। एक कंट्री को भी लोकेट किया जा सकता है और वहाँ पे जो कंटिनेंट है उनको भी देखा जा सकता है। ओके, तो जैसे 9th नंबर क्वेश्चन है, ये है आपके ऑप्शन जो लिस्ट नंबर 1 है उसमें डेजर्ट दिए हुए गए हैं। लिस्ट नंबर जो 2 है उसमें कंट्रीज दी गई हैं। तो जब क्वेश्चन लिस्ट नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या है, कालाहारी। और कालाहारी जो है ये किस कंट्री को लोकेट करेगा, बोत्सवाना को, नाम्बिप करेगा अंगोला को, नोवेनियन करेगा सूडान को और अटाकामा करेगा चिली को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अभी हमने प्रीवियसली भी इसी क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन किया है, आसान रहेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आपको रीजन और उस स्टेट को मैच करना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चंस बनते हैं प्लेट्यूज से, आपको पता है पठार जो होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज के लिए अच्छे खासे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो पठारी क्षेत्र जो होता है, कहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है, कहाँ पर बस्तर प्लेटू है, कहाँ पर आपका रीवा का प्लेटू है, कहाँ पर कैमूर रेंज है, कहाँ पे भांडेर रेंज है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, कहाँ डेक्कन प्लेटू है, रायसीना हिल्स है, सब आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बेसिक चीजें होती हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बघेलखंड। ओके, बघेलखंड कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। और बघेलखंड जो रीजन है यहाँ पर ये लाइमस्टोन्स और बाकी तरह की चीजें मिलती हैं। दूसरा है आपका ऑप्शन कुट्टनन, ये है केरल में। तीसरा ऑप्शन है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात आंसर हो जाएगा। और फोर्थ है रार, RARH, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। रार, अब आपको ये नाम जनरली सुना हुआ नहीं होता है रार, यदि इसी जगह पे दिया होता छोटा नागपुर प्लेटू तो हमको लगता बहुत आसान है। तो इस तरह से, क्योंकि उसे रूरल रीजन भी कहा जाता है, रार क्या है, ये वो एरिया है जो कि छोटा नागपुर प्लेटू के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको ये प्लेटूज कवर करने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रिवर्स से रिलेटेड आती है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस of tributaries of the river Ganga from west to east। ओके, वेस्ट टू ईस्ट, ये आपका ईस्टर्न रीजन, ये वेस्टर्न रीजन, मैक्सिमम रिवर ईस्टर्न की तरफ फ्लो हो रही है। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज का। कौन सी ट्रिब्यूटरी का, गंगा की ट्रिब्यूटरी का। आप सबको पता है गंगोत्री से गंगा ओरिजिनेट होती है। ओके, ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे इसका, देवप्रयाग में गंगा नाम से जानी जाती है और कौन कौन से रिवर्स कहाँ कहाँ प्रयाग्स हैं। हम क्वेश्चन के आंसर पे आए तो गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मतलब ये नदियां हैं, नदियों में इस तरह से पेड़ के जैसे या जाल के जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये मेन रिवर है और मेन रिवर में छोटी छोटी नदियां आकर के अपना पानी मिला दे रही हैं, ठीक है।
ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ट्रिब्यूटरी हो रही हैं, साथ दे रही हैं, सहायता कर रही हैं, सहायक नदियां हैं। तो जब ये नदियां इस मेन स्ट्रीम में आकर के अपना पानी कर देंगी और मेन स्ट्रीम के साथ ही बहेंगी, तो जब गंगा फ्लो हो रही है, गंगा आपको पता है सबसे ज़्यादा यूपी में अच्छा खासा इसका पूरा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तराखंड से निकलते हुए गंगा ये यूपी को क्रॉस करते हुए, बिहार को क्रॉस करते हुए, वेस्ट बंगाल से जाते हुए आगे बांग्लादेश में चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले यमुना मिलेगी गंगा से, फिर क्या मिलेगी, घाघरा मिलेगी, फिर इधर से ये सोन आकर के मिलेगी नॉर्थवर्ड जाते हुए, उसके बाद गंडक मिलेगी और एट द लास्ट यहाँ पे कोसी मिलेगी जो कि बिहार, सोरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक एंड कोसी। इसके अलावा आपको बाकी रिवर्स भी क्या करनी है, अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बात की जा रही है ये क्वेश्चन है एनवायरमेंटल रिलेटेड, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसी चीजें भी आप पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है। ओके, दाम्फा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, मिजोरम में है, तो ये सही हो जाएगा। सारामती पीक नागालैंड में है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम ये गलत है। जो गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है, गुमटी लोकेटेड है त्रिपुरा में। ओके, त्रिपुरा, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। तो इस तरह से आपको नेशनल पार्क देखने हैं कौन से कहाँ है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेंसस का। इसमें पूछा गया है डेंसिटी की बात की गई है, किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी की डेफिनेशन होती है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं, ओके, उसका जो कैलकुलेशन होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि यदि इंडिया की डेंसिटी की बात की जाए तो इंडिया में कितनी डेंसिटी है, 382 किलोमीटर स्क्वायर, 382 किलोमीटर स्क्वायर हमारी भारत देश की सघनता है। ओके, यानी डेंसिटी है। क्वेश्चन किसका पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है एक सीक्वेंस कि बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनमें से डेंसिटी का सीक्वेंस आपको अरेंज करना है। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले स्टेट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिहार। ओके, बिहार में डेंसिटी क्या है, 1102, सबसे ज्यादा सघनता है, सबसे ज्यादा घनी आबादी है बिहार में। बिहार को कौन फॉलो करता है, बिहार के बाद जो सेकेंड आता है वो आता है वेस्ट बंगाल। ओके, सेकेंड पॉपुलेशन डेंसिटी में। वेस्ट बंगाल के बाद आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट केरल, और केरल के बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट आंसर यूपी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन केरल, देन उत्तर प्रदेश। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा सही मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एक ऑप्शन आपको निकालना, 4 ऑप्शन में से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से निकल जाते हैं, फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। ओके, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो है ये है फुर्सतगंज में। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये रुड़की में है, IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है नेशनल वाटर एकेडमी, इसका हेडक्वार्टर है खांडा ख्वालसा। ओके, खाड़ा ख्वासला जो है, खाड़ा ख्वासला ये पुणे में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में ही। अब कौन सा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में गोंडिया करके एक जगह है, याद रखिएगा महाराष्ट्र के गोंडिया की बात हो रही है। तो महाराष्ट्र गोंडिया में नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी वार्म करंट नहीं है। जब हम वार्म करंट की बात करते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट, ओके, तो पूछा हुआ है कि नॉट नहीं है, मतलब कि 3 कैसी होंगी,
3 इसमें से वार्म करंट होंगी। आपकी ऑप्शन है नॉर्थ पैसिफिक, सेकेंड फॉकलैंड, नंबर सी नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड नंबर डी कैनारी। ओके, तो इसमें से नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ इक्वेटोरियल और कैनारी जो करंट्स हैं ये कैसे हैं, ये वार्म करंट है, और ऑप्शन नंबर बी जो है फॉकलैंड ये कोल्ड करंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज नॉट एग्जामिन्ड द इश्यू ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। कोई भी जो राज्य होता है, ओके, तो किसी भी राज्य में सुप्रीम होता है, किसी भी स्टेट में जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो होती है गवर्नर। जैसे कि किसी भी देश में, सॉरी भारत की बात करें, देशों में तो अलग अलग होता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं मोनार्की सिस्टम, कहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, कहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। लेकिन जब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में हमें पता है कि यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया लेवल पे कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन इंडिया क्योंकि 29 स्टेट यहाँ पर है, ठीक है, 73 हैं, तो यहाँ पे बाकी जो जाएंगे एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हर एक स्टेट में भी एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी। यहाँ पे गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का एज ए एजेंट। ओके, तो उसे रिमूवल कौन करेगा? आपको पता है कि ये जब तक चाहे, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर किसी भी स्टेट में अपॉइंटेड रहेगा। और ये आर्टिकल नंबर 156 की बात है। 155 गवर्नर किसी स्टेट का होगा कहता है, 156 कहता है कि प्रेसिडेंशियल के चाहने तक किसी स्टेट में गवर्नर रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रिमूवल जो होता है, ठीक है, वो गवर्नर का रिमूवल किस कमेटी ने, हर एक इश्यूज के लिए कमेटी बनती है, तो गवर्नर का जब रिमूवल हो रहा है तो इसके रिलेशन में कौन सी कमेटी फॉर्म नहीं हुई? सरकारिया कमीशन, ठक्कर कमीशन, वेंकटचलैया कमीशन और पुंछी कमीशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका नॉट पूछा हुआ है ठक्कर कमीशन। इसके अलावा तीनों कमिटीज जैसे कि सरकारिया कमीशन जो था वो 1988 में, वेंकटचलैया कमीशन 2002 में और पुंछी कमीशन 2010 में फॉर्म हुआ है इसको एग्जामिन करने के लिए। और स्टेट से गवर्नर का रिमूवल जो होता है इससे रिलेटेड इश्यूज के लिए ये कमेटी फॉर्म्स हुई और अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी है इन्होंने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी ठक्कर कमीशन इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है Which one of the following is the correct combination of language included in the 8th schedule of the Constitution of India? हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं? 12। ओके, 12 शेड्यूल में से किस शेड्यूल में लैंग्वेज की बात की गई है? आपको पता है 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? 22 लैंग्वेज में से आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नेपाली, कोंकणी, तुलु एंड संथाली। क्योंकि इसमें बाकी 3 तो हैं लेकिन तुलु नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉट के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि तुलु क्या होती है? दक्षिण कन्नड़ की एक लैंग्वेज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ए होगा, नेपाली, कोंकणी, तुलु और संथाली। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में तुलु है और तुलु स्टेट लैंग्वेज में नहीं है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को सही मान लेंगे कि हमारे शेड्यूल में इसकी बात नहीं की गई है। बाकी जो ऑप्शंस है बी, सी, डी, जैसे कि संथाली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली, भोजपुरी, ओके, ये सारी लैंग्वेजेस क्या है? ये इसमें हमारी स्टेट लैंग्वेज में गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली The Armed Forces Act was completely removed from which of the following state? Clear? इसमें से AFSPA, Armed Forces Special Powers Act, किस स्टेट से हटाया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इनॉर्मसली स्ट्रेंथेंड द power of the speaker or chairman of the house of the parliament state legislature? ओके, इनमें से
जो आपको पता है लोकसभा में कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है, लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में कौन होता है, चेयरमैन होता है। ओके, अब इनके पास कौन सी पावर हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि उनको पावरफुल बनाती हैं। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ 52nd अमेंडमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो दल बदल कानून है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अलग से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ये कब अमेंडमेंट हुआ, इसका ईयर क्या था, तो इसका ईयर था 1985। ओके, 1985 में एंटी डिफेक्शन प्रोविजन 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया। क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। यानी कि कमिटीज की बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा में कमिटीज होती हैं, ठीक है। आपने एस्टिमेट कमेटी, आपकी इस एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, पीएससी कमेटी, ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज, पीएसयूज, इन सब के नाम सुने होंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं है, नहीं है मतलब जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे मेंबर कहाँ के हैं, लोकसभा के हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, एस्टिमेट कमेटी, यानी कि आपकी जो प्रांकलन कमेटी है उसमें लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इनका जो नंबर होता है टोटल 30 होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, एस्टिमेट कमेटी, जिसमें कि पूरे के पूरे 30 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन बात कर रहा है इन सिटू की। इन सिटू और एक्स सिटू, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये आंसर्स जो होंगे वो आप कर पाओगे। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की मेथड है। इन सिटू का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि वहीं के वहीं क्या करोगे आप, कोई भी प्रोटेक्शन कर दोगे। जो भी फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जितने भी पौधे और जीव जंतु हैं, जितने भी फ्लावर्स यानी कि ट्री काइंड ऑफ स्पीशीज एंड एनिमल स्पीशीज है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, ओके, सेंचुरीज, क्लियर। तो बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, इन सिटू के होते हैं। अब एक्स सिटू क्या होता है, हमने पौधा लाया, ओके, कहीं से उठा करके और अपने घर में गार्डन में उसे लगा दिया, या कॉलेज में मेडिसिनल प्लांट लग गए, या जू बना दिए गए, तो वो सब एक्स सिटू में आएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियली मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, इस वजह से ये क्या होगा, एक्स सिटू में आ जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से नॉट पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, राइट आंसर है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, सही आंसर है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सिमलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रॉन्ग ऑप्शन। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल कहाँ है, ओडिशा में है। चिल्का कहाँ है, ओडिशा में है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेट था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था। हम सबको पता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट है ना, यानी कि इधर उधर बफे सिस्टम में खाने के लिए गए हुए हैं, थाली इधर उधर पूरा का पूरा आइटम है, लेकिन जब हम एक थाली लेते हैं तो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, पूरे के पूरे आइटम्स को वेल अरेंज करते हैं अपनी प्लेट में। ओके, तो इसी तरह से भारत देश भी आज़ादी के समय तक क्या बटा हुआ था, कहीं राजा साहब थे, कहीं पे इंडिपेंडेंट था, कहीं ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था। इस तरह से कोई यूनाइट सिस्टम था नहीं।
लेकिन जब हमारी कंट्री 1947 को हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, 1953 में एक कमेटी फॉर्म हुई, फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन, और उसने रीऑर्गेनाइज किया। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट था 1953 में। ओके, 1953 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट था जो कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर्म हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कह रहा है कि सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड है। फिर से एक कमेटी की बात की, ठीक है, सरकारिया कमीशन की बात की। तो ये बहुत फेमस कमीशन है, सरकारिया कमीशन कब फॉर्म हुआ था, सरकारिया कमीशन 1983 में फॉर्म हुआ था, और ये रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बात ये कह रहा है कि राज्यसभा को विशेषाधिकार किससे प्राप्त हुआ है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, स्टेट का काउंसिल है। ओके, यहाँ राज्यसभा भी इसकी जगह पे पूछा जा सकता था। तो कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसमें ज्यादा पावरफुल होता है। तो आपको पता है कि कुछ भी हो, लोकसभा और राज्यसभा में से राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, फिर भी लोअर हाउस के पास हमारे डायरेक्ट मेंबर इलेक्ट होकर के जाते हैं, और यहाँ पे उनके पास अच्छी खासी पावर्स होती है लॉ को फॉर्म्स करने की, इम्प्लीमेंटेशन करवाने की। ओके, तो यहाँ पर जब राज्यसभा की पावर्स की बात होगी तो उन्हें भी किसी किसी विशेष स्पेशल कैटेगरीज और आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको भी यहाँ पे विशेषाधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें जो इससे रिलेटेड बात की गई है उसका सही ऑप्शन है सी, टू रिकमेंड क्रिएशन ऑल ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी फर्स्ट रैंक जो सर्विसेज होती है, फॉर एग्जाम्पल IAS। ओके, तो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है किसके लिए, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 312। ओके, 312। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शेर शाह सूरी वॉज वेल नोन। शेर शाह सूरी आपको पता है बाबर के बाद मुगल जो डायनेस्टी चल रही होती है उसमें उसका फाउंडर बाबर रहता है, और बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं को एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे शासक जो शेर शाह सूरी है, 1539 का टाइम चल रहा है, उससे यहाँ पे लड़ाई होती है और शेर शाह सूरी अपना डायनेस्टी वहाँ पे फॉर्म कर लेता है, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक रहता है और उसके जाने के बाद फिर से मुगल सल्तनत अपना काम करने लगती है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी को किसके लिए जाना जाता है। वैसे तो शेर शाह सूरी बहुत ही रिफॉर्मर, बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही ज़्यादा उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स, और कई चीज़ों को लेकर के इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे यानी कि भू सुधार, तो रेवेन्यू का जनरेशन यहाँ पे क्या था, राजस्व बढ़ाना, राज्य का जो था, साथ में उसने किसानों के लिए भी, जो फार्मर्स थे उनके लिए भी अच्छी अच्छी नीतियां बनाई थी कि उनका भी वहाँ वेलफेयर होता रहे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में शेर शाह सूरी का सबसे ज्यादा साथ देते हैं टोडरमल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पे इस मेथड को टोडरमल मेथड भी कहा जा रहा है। जब शेर शाह सूरी यहाँ पे हार जाते हैं, वो कलिंजर के टाइम पर, वॉर के टाइम पर उनकी डेथ हो जाती है, तो टोडरमल को अकबर जो रहते हैं, अकबर सबसे महान शासक, भारत की जितनी हिस्ट्री है उसमें से एक महान शासक, अकबर ने क्या किया था कि टोडरमल को अपने जो 9 जेल्स थे, 9 रत्न थे, उनमें भी शामिल किया था। टोडरमल मेथड को अकबर ने भी ऑक्यूपाई किया था। ओके, लेकिन ये टोडरमल पहले कहाँ रहा करते थे, पहले शेर शाह सूरी के दरबार में थे, और उसी समय पे इन्होंने क्या टोडरमल मेथड भी अपनाई थी, जो कि इस वजह से क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व जो पद्धति थी उससे इनको विशेष ख्याति मिली। ऑप्शन नंबर बी,
मार्केट कंट्रोल आपको पता है वो तो अलाउद्दीन खिलजी का है। फिर उसके बाद नंबर सी है मनसबदारी सिस्टम, ये तो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 4 है वॉर टेक्निक, अब युद्ध तकनीक में तो सभी पारंगत थे और यहाँ शेरशाह सूरी भी रहते हैं, लेकिन हर एक डायनेस्टी में बहुत ही अच्छे रूलर्स आए जिन्होंने नए नए इन्वेंशंस किए। तो क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर इज ए, लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following center related to the Indus Valley are situated in उत्तर प्रदेश? अब उत्तर प्रदेश में इंडस वैली सिस्टम यानी कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा से रिलेटेड कौन कौन सी साइट यहाँ पर है? यानी कि इंडस वैली सिस्टम की साइट की बात की गई है, लेकिन यूपी में कौन कौन से इनका पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ये तो होगा नहीं, ये राजस्थान में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ये भी नहीं होगा, ये गुजरात में हुआ। ऑप्शन नंबर 3 आलमगीरपुर, हाँ ये यूपी में है। ऑप्शन नंबर 4 हुलास, हाँ ये यूपी में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3rd और 4th ऑप्शन बोथ आर राइट, आलमगीरपुर और हुलास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय द। मराठा जो होते थे वो संरक्षण देने के लिए कुछ कर वसूला करते थे। ओके, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है ए नंबर सरदेशमुखी, ऑप्शन नंबर बी चौथ, ऑप्शन नंबर सी अबाब और ऑप्शन नंबर डी जमदानी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए और बी में कंफ्यूज मत होइएगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं मराठा का ही है, ये भी कौन सा, सरदेशमुखी। ओके, सरदेशमुखी ये भी क्या है, एक रेवेन्यू है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, चौथ, ये भी क्या है, रेवेन्यू है। ओके, चौथ से समझ में आ रहा है 1/4 मीन्स 25%। ओके, और सरदेशमुखी क्या होता था, 10% होता था। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए कौन सा किया जाता था, इसमें मराठा जो थे ये गोरिल्ला वार किया करते थे। ओके, और ये क्या करते थे कि दूसरी डायनेस्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए या लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए बदले में वसूली जो करते थे उसे चौथ कहा जाता था। ठीक है, चौथ जो आता था इसका 1/4 टैक्स रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था, लगता था लोगों को 25% जो होता था टैक्स पे करना पड़ता था प्रोटेक्शन के नाम पर, और साथ में इसका जो 1/3 हुआ करता था, ओके, 1/3 इस पार्ट का कहाँ चला जाता था, जो मराठा एम्परर्स होते थे उनके खजाने में। लेकिन सरदेशमुखी क्या था, चौथ के ऊपर 10% लगने वाला टैक्स था। ओके, जैसे हम इकोनॉमिक्स में सेस पढ़ते हैं, CESS, ओके, सेस टैक्स की बात की है। वैसे क्या होता है कि जो सरदेशमुखी था वो चौथ के ऊपर लगा करता था, यानी 10% जो होता था ये डायरेक्ट जाता था कहाँ, जो मराठा पेशवा जो सबसे वहाँ पे हाईएस्ट डिग्निटी होती थी मराठाओं में, उनके खजाने में जा करके चला जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चौथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब ये कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से आपको नॉट का क्वेश्चन पूछा है, प्लेस पूछा है और लीडरशिप पूछी है। 1857 में पहला इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग उसका लीडरिंग कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है संबलपुर, इसे सुरेंद्र शाही कर रहे थे, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है गंजम, इसे राधा कृष्णन दंड सेना कर रहे थे, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, गुलाब सिंह कर रहे थे, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ, लियाकत अली, नहीं, लियाकत अली इलाहाबाद से रिलेटेड थे, लखनऊ में इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा हुआ है कि कौन से शासक के बाद कौन आया। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे जहांदार शाह, इनका टाइम पीरियड है 1712, ठीक है, 1712 का। देन उसके बाद आएंगे मोहम्मद शाह, ये आएंगे 1719 के आसपास, 1719। और उसी समय पे आपको याद होगा कि वो जो मयूर था वहाँ पे, यानी पीकॉक जो था, मयूर सिंहासन जो था, उसे लूट करके ले जाता है, ठीक है। ये इसी के शासनकाल में था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तो इनके बाद नेक्स्ट जो है वो आएंगे अहमद शाह 1748 में, और फिर लास्ट होंगे आलमगीर 1754 में। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का BADC। ओके, क्या BADC।
ऑप्शन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें बोला गया है स्टेट है और हाईएस्ट पीक है। ओके, तो केरल में हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी है, जो कि साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 31 का, नागालैंड, नागालैंड की सरामती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी है। और फिर उसके बाद आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में दोदा बेटा है। ओके, तो यहाँ पर केरल में अनाईमुडी, जो कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है ना, दोदा बेटा जो कि वहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो ये याद रखिएगा कि केरल का अनाईमुडी, नागालैंड का सारामती, उत्तराखंड का नंदा देवी और तमिलनाडु का दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा है डीपीएसपी में किसमें क्लासिफाई किया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए है सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी है लिबरल यानी कि उदारवादी, ऑप्शन नंबर सी है गांधीयन यानी गांधीवादी, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। आपको याद रखना है कि जब भी डीपीएसपी की बात आए, डीपीएसपी वेलफेयर के लिए, कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए बना हुआ है। यहाँ पे 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल में इसकी बात की गई है। ओके, पार्ट 4 में इसका जिक्र किया गया है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से गांधीवादी प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से कि लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आर्टिकल 44, गांधीवादी आर्टिकल 40, और तीसरा जो ऑप्शन है सोशलिस्ट ऑप्शन, सोशलिस्ट यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है डीपीएसपी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में पीआईएल को इंट्रोड्यूस करने वाले, पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। इसको इंट्रोड्यूस किया था पीएन भगवती जी ने। ओके, और पीएन भगवती जी क्योंकि इनकी डेथ हुई है हाल ही में, इस वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये हमारी जुडिशरी में, हमारी न्यायपालिका में मील का पत्थर साबित हुआ। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीपीआई इंडेक्स यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो 2018 की रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो आंसर है आपका 136। और आपको पता होना चाहिए कि सिडनी बेस्ड थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक पीस के लिए, वो ये रिपोर्ट को जारी करता है। कहाँ सिचुएटेड है? सिडनी में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द मैग्सेसे अवार्ड 2018। मैग्सेसे अवार्ड जो कि एशिया का नोबेल भी कहलाता है, किसने जीता? तो इसमें आंसर है भारत वटवानी एंड सोनम वांगचुक, दोनों को संयुक्त रूप से 6 लोगों को 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। इंडिया से 2 लोगों को दिया गया, भारत वटवानी और सोनम वांगचुक को। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। तो आंसर हो जाएगा खारवेल। जो हाथी गुम्फा है ये किससे रिलेटेड है? खारवेल एम्परर शासक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इंपॉर्टेंट वन, इसका आपको ईयर भी याद रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, वुड डिस्पैच और सर्जेंट प्लान। ये चारों के चारों एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? एजुकेशनल रिफॉर्म। यूपीएससी खासकर इसके आसपास क्वेश्चंस पूछती रहती है। हंटर कमीशन कब आया था? तो हंटर कमीशन की बात करेंगे तो हंटर कमीशन आया था आपका 1882 में। उसके बाद सैडलर कब आया था? सैडलर आपका आया है 1917 में। उसके बाद वुड आया है कब? 1854 में। और लास्ट है सार्जेंट प्लान कब आया है आपका? 1944 में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी की किसने स्थापना की थी? तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई किताबों में फैक्ट इसके गलत है, अभी तक अपडेटेड नहीं है। क्वेश्चन है कि इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, जलप्रपात, झरना,
सबसे ऊंचाई से स्थित झरना कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है जोग फॉल, जिसे शेरप्पा या महात्मा गांधी भी कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कुंचिकल फॉल, ये राइट आंसर है। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है कुंचिकल फॉल है, जिसकी हाइट जो है कुंचिकल फॉल की वो 455 मीटर है, जबकि जोग की 253 मीटर है। तो यहाँ पे कुंचिकल फॉल जो कि बराही रिवर पर है, ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ये स्टेटमेंट किससे एसोसिएटेड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नथवेट। ओके, थॉर्नथवेट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में है कि इसमें से कौन सी कंट्री है जिसमें पंपास ग्रासलैंड पाए जाते हैं। आपको पता है वर्ल्ड वाइड हर एक कंटिनेंट में पंपास जो होते हैं, और स्पेशली कुछ कंट्रीज में सवाना, वेल्ड और स्टेपी और पंपास प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है कि पंपास कहाँ पे बोला जाता है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना में पंपास नाम से उस ग्रासलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट बताना है कि इन ऑप्शन में से क्या सही मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड द रेगुर। तो ये राइट आंसर है, हाँ, रेगुर ब्लैक सॉइल का नाम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है अकॉर्डिंग टू द क्रैब्स द रेगुर सॉइल इज एसेंशियली अ मैच्योर सॉइल। ठीक है, रेगुर सॉइल जो होती है मैच्योर सॉइल होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल आर हाईली रिलेटिव टू मॉइस्चर। सारी मिट्टियों को देखा जाए तो जो काली मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें जो मॉइस्चर कंटेनिंग का पावर होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन हिमालयन रीजन। नहीं, हिमालयन रीजन में तो माउंटेन सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, और जब हम उसमें लोएस्ट में चले जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर शिवालिक के नीचे तराई वाले रीजन में, तो वहाँ मार्शी लैंड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि वर्ड्स फूड टाइप डेल्टा कौन फॉर्म करता है? वर्ड्स यानी कि पक्षी के जो पाँव होते हैं, यदि स्पैरो बर्ड देखी हो, स्पैरो मतलब गौरैया जिसे कहते हैं, उसके जैसे पाँव होते हैं। ठीक है, तो इस या पांचों उंगलियां हम ऐसे कर दें, तो इस तरह के डेल्टा जो फॉर्म्स होते हैं वो कौन सी नदी करती है? तो यह है साउथ अमेरिका की नदी जिसका नाम है मिसिसिपी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में है कि 5 ईयर प्लान में, किस 5 ईयर प्लान में सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी? तो ये था 12th 5 ईयर प्लान, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और इसका टाइम ड्यूरेशन जो था वो 2012 से लेकर के 2017 तक था। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में है प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है, ये टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर लें, ये टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973, डेट में कंफ्यूज मत होइएगा, 1973 में लॉन्च होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाचीग्राम, क्वेश्चन नंबर 46, डाचीग्राम नेशनल पार्क किस स्टेट से रिलेटेड है? किस पक्षी से रिलेटेड है? ओके, किस स्पीशीज से? तो डाचीग्राम नेशनल पार्क यानी जम्मू कश्मीर, और इसका सही ऑप्शन है डी, हांगुल, या जिसे कश्मीरी स्टैग कहा जाता है, उससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का है, स्पिनैकर, ये क्या है? आप सबको पता है, करंट अफेयर है, अपडेटेड क्वेश्चन है, ये इन सुपर कंप्यूटर है। अभी वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का, उसका नाम है स्पिनैकर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट से रिलेटेड कि कौन सा जो पोर्ट है वो ट्रेड फ्री जोन है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही आंसर है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है ये कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए कि कांडला पोर्ट हमारा गुजरात में सिचुएटेड है। इसको अभी नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहा गया है, और ये एशिया का पहला SEZ है। SEZ यानी कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन यानी ट्रेड फ्री जोन। ओके, टैक्स फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसमें है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो किस स्ट्रेट से पास होकर रहती है?
तो किस स्ट्रेट से, यानी किस जल संधि से, यानी कि दो वाटर लेवल को जो मिला रही है एक ज्वाइनिंग पॉइंट, तो ये है बेरिंग सी। बेरिंग सी होकर के क्या होता है कि इंटरनेशनल लाइन जो होती है, जो कि रशिया और अलास्का को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, वहां से होकर के इंटरनेशनल डेट टाइम पास होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। तो जब हाईवे की बात करेंगे तो हाईवे तो अपने यहाँ 86, 87 नेशनल हाईवे ही है, 83 अप्रॉक्स। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे पहले NH7 हुआ करता था, अब उसका नाम हो चुका है NH44। ये एक्सटेंशन हो चुका है कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से लेकर के आगे जाकर के कन्याकुमारी तक। ओके, तो ये थे हमारी पेपर के एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर NDA का पेपर नंबर 10, इसके एनालिसिस आज हमने की। इसी तरह के क्वेश्चंस और इनके आसपास के ढूंढिए, इन्हीं डाटा को और एक्सटेंड करके और अच्छे सोर्स के रूप में पढ़िए, आपको हर एग्जामिनेशन में ये बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेगमेंट सॉल्यूशन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।